हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंड नर्सिंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है माइस्थीनिया ग्रेविस। सो आज हम समझेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स मींस इसके असेसमेंट फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है, और इसके इंटरवेंशन एज अ नर्स आप कौन से ले सकते हो, और इसकी मेडिकेशंस जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो इन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। इट रेफर्स टू न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सो माइस्थीनिया ग्रेविस मेनली क्या होता है, एक न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। न्यूरोमस्कुलर मीन्स जिसमें नर्व सेल्स मतलब नर्वस सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम जो है वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और ऑटोइम्यून होता है जिसमें बॉडी की हमारी खुद की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो खुद के ऑर्गन्स पे अटैक करने लगती हैं, तो एज अ फॉरेन बॉडी उसको कंसीडर करती हैं। तो ये एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें वो जो खुद के ऑर्गन्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसमें उनकी डैमेजिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है कि इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे जो नर्व फाइबर है और मसल फाइबर है वो दोनों जाके जो मोटर नर्व्स होती हैं वो दोनों मोटर नर्व और जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं वो आपस में जहाँ पे कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे उनकी कम्युनिकेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून अटैक होने लगता है। मीन्स कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वहाँ पे अटैक करते हैं, जिसके उस पर्टिकुलर पार्ट का क्या डैमेज हो जाता है, जिससे वो कनेक्शन नहीं मेंटेन हो पाता नर्व्स में और मसल्स में, जिससे क्या होता है कि मसल्स की वीकनेस हो जाती है, मसल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं कर पाते। और ये यूजुअली क्या होता है कि इसमें जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं मेनली। सो वो मसल्स इसमें मेनली इसमें इम्पैक्ट में आते हैं। यूजली आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिडरेबल वीकनेस एंड एबनॉर्मल फटीग ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। सो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि क्या होता है कि जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनकी कॉन्सिडरेबल वीकनेस हो जाती है। कॉन्सिडरेबल क्या होता है, कॉन्सिडरेबल मीन्स कि इतनी बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो जाती है कि जो पेशेंट है वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता। और एबनॉर्मल फटीग, तो एबनॉर्मली जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा फटीग फील करेगा इसमें। इट यूजली अकर्स ड्यू टू इनसफिशेंट सिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। सो इसका यहाँ पे हमने कारण डिस्कस किया है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है कि इनसफिशेंट सिक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। इनसफिशेंट मीन्स कि बहुत कम सिक्रेशन हो रहा है, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो रही है किसकी, एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन क्या होता है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मीन्स कि एक न्यूरोलॉजिकल केमिकल है जो हेल्प करता है वॉलेंट्री मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में। अगर ये प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुई इसकी, तो क्या होगा, जो मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी जो मसल टोन है वो लूज़ हो जाएगी और जिससे मसल वीकनेस हो जाएगी। और इसका नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कोलिनेस्ट्रेस एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द मसल फाइबर्स टू एसिटाइलकोलिन। सो इसका सेकंड कॉज हो सकता है कोलिनेस्ट्रेस, एक्सेसिव सिक्रेशन। सो कोलिनेस्ट्रेस क्या होता है, एक एंजाइम है जो नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो एसिटाइलकोलिन है उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, तो ये ब्रेक डाउन कर देता है एसिटाइलकोलिन को। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा नर्वस सिस्टम में तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन भी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे एसिटाइलकोलिन अगेन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वॉलेंट्री मसल्स जो होंगी उस पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। सो ये दूसरा कारण हो सकता है। और जो थर्ड कारण यहाँ पे बताया गया है वो है अनरिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द मसल फाइबर्स टू। अब पहले जो कारण था इसमें तो था कि जो एसिटाइलकोलिन है वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंड में प्रोड्यूस तो हो रहा है, जो कोलिनेस्ट्रेस है वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोलिनेस्ट्रेस यहाँ पे बन रहा है इसके कारण। और जो थर्ड है उसमें क्या हो रहा है कि कोलिनेस्ट्रेस का लेवल भी ठीक है, एसिटाइलकोलिन का लेवल भी ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि जो मसल फाइबर्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि जो मसल फाइबर है वो ही जो है इसको लेके रिस्पॉन्स नहीं करती एसिटाइलकोलिन को लेकर। तो ये जो तीन कारण है इसके कारण क्या हो सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी असेसमेंट फाइंडिंग्स। असेसमेंट फाइंडिंग्स मीन्स कि हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके बेस पर कि जो पेशेंट को असेस किया जा सकता है और डायग्नोज करने में भी हेल्प हो सकती है। सो फर्स्ट है मसल वीकनेस एंड फटीग। सो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें मसल वीकनेस हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, वॉलेंट्री मसल्स
जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उनकी वो नहीं हो पाती, क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बहुत ही कम होता है, या उसको लेकर जो मसल फाइबर्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते। सो ये कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मीन्स कि निगलने में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो इसमें क्या होता है, डिस्फेजिया क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी जो पेशेंट है जो स्वेलो करता है उसमें क्या मसल कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करती हैं फूड को नीचे फूड पाइप में स्टमक तक लेकर जाने में। अगर क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो ही वीकनेस हो जाएगी, उनकी वीकनेस हो जाएगी, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी स्वेलो करने में फूड को। सो यहाँ पे हाई रिस्क हो सकता है एस्पिरेशन का, तो इसका हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। एस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें फूड पार्टिकल जो है, फूड पार्टिकल्स जो फूड है या फॉरेन लिक्विड है वो फूड पाइप की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है, जिससे क्या निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो इसका हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टूसिस। टूसिस क्या होता है? इसमें कि जो आई लिड्स होती हैं उनकी ड्रूपिंग हो जाती है, मीन्स कि आई लिड्स बहुत ज़्यादा मतलब कि एक आई जहाँ पे भी इम्पेक्टेड होगा पेशेंट, इफ़ेक्ट होगा, वो जो आई लिड्स है वो बहुत ही डाउनवर्ड हो जाएंगी, मतलब वो ड्रॉप हो जाएंगी नीचे, तो उसको हम टूसिस बोलते हैं। ये भी मसल वीकनेस के कारण होगी, क्योंकि जो हमारी आई मूवमेंट है इसमें भी मसल्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है उनको मूवमेंट करने में, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करने में, तो उसमें इसकी मसल वीकनेस होने के कारण तो ये देखने को क्लाइंट में मिलेगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी च्यूइंग। सो सेम अगेन यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि हमारे मसल्स की हेल्प से हम च्यू कर पाते हैं फूड को, और उसको चबा पाते हैं, खा पाते हैं। अगर वो मसल वीकनेस हो गई तो फर्दर क्या होगा, पेशेंट को उस चीज़ में डिफ़िकल्टी होगी, उस फंक्शन को परफॉर्म करने में। सो नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? डबल विज़न। सो विज़न में भी प्रॉब्लम आ सकती है कुछ हद तक, क्योंकि जो विज़न है, आई मूवमेंट है, तो इस सब में क्या होता है, मसल जो ऑप्थेल्मिक मसल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं आई मूवमेंट में। अगर इसमें वीकनेस है तो ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट इज़ वीक एंड होर्स वॉइस। अगेन यहाँ पे वॉइस में भी प्रॉब्लम होगी, पेशेंट की जो वॉइस होगी वो अनक्लियर हो सकती है, हस्की हो सकती है। सो ये चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस एंड फेलियर। सो क्या है कि डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, सो जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मसल वीक हो गई है, जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन उस नॉर्मल वे में नहीं कर पा रहा है, जिससे क्या होगा, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी क्लाइंट को, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है ड्यू टू मसल वीकनेस एंड फेलियर। सो बहुत ही ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सो ये प्रायोरिटी होगी माइस्थीनिया ग्रेविस क्लाइंट में, जिनको भी माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें हम जो ब्रीदिंग पैटर्न है, रेस्पिरेशन को अपर मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इसमें मसल वीकनेस के कारण कभी भी रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सो ये हमारी प्रायोरिटी होगी यहाँ पे असेसमेंट फाइंडिंग में। सो नेक्स्ट है डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स मतलब ब्रेथ साउंड्स बहुत ही कम सुनाई देंगे। ये भी हो सकता है कि रेस्पिरेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मसल वीकनेस का। सो ये एक असेसमेंट फाइंडिंग हो सकती है इसमें। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइस्थीनिक क्राइसिस। सो माइस्थीनिक क्राइसिस क्या होता है? एन एक्यूट एग्जीबिशन ऑफ द डिसीज़। सो एक्यूट एग्जीबिशन क्या होता है कि सडनली जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी और भी कंडीशन ख़राब हो जाएगी पेशेंट की। It is caused by inadequate amount of medication, infection, fatigue और stress. So इसका कारण क्या हो सकता है? inadequate amount of medication. So जो medication की डोज है वो बहुत कम है या उतनी नहीं है जितनी क्लाइंट को ज़रूरत है, उसके कारण भी हो सकता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कोई भी, तो इन्फेक्शन, फटीग और स्ट्रेस के कारण जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा और भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारे जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं, मीन्स कि ये कॉज हो सकते हैं एक्यूट एग्जीबिशन के, मीन्स कि माइस्थीनिक क्राइसिस के। सो नेक्स्ट है साइंस। सो इसके साइंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट है इंक्रीज पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। सो इंक्रीज पल्स मतलब कि पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर। सो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस होने की वजह से तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डिजनिया, एनोक्सिया एंड साइनोसिस। सो डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, एनोक्सिया होगा, एनोक्सिया मीन्स की लैक ऑफ ऑक्सीजन,
देखने को मिलेगा बॉडी में, साइनोसिस हो सकता है। सो ये सारे क्यों होंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, क्योंकि माइस्थेनिक क्राइसिस है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो गई है, जिससे जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो इम्पेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है वॉवल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस। सो इसमें वॉवल और ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मसल है वो वीक है, वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए हैं, जिससे क्या होगा, वॉवल एंड ब्लैडर जो है इनकॉन्टिनेंस जो है पेशेंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इसमें क्या इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होने पर मसल्स पे इनकॉन्टिनेंस भी हो सकता है, और यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि जो मसल्स हैं, जो यूरिनरी सिस्टम के मसल्स हैं, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वो भी कारण इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है एब्सेंट कफ एंड स्वेलो रिफ्लेक्स। सो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस होने के वजह से, या माइस्थेनिया, जिसे माइस्थेनिक क्राइसिस कहते हैं, उसकी वजह से जो कफ है वो एब्सेंट हो सकता है क्लाइंट में, या स्वेलो जो रिफ्लेक्स है वो भी एब्सेंट हो सकता है, वो नहीं प्रेजेंट होगा। तो ये भी उसका जो है साइन हो सकता है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। सो इसका इंटरवेंशन क्या हो सकता है, फर्स्ट इज असेस फॉर साइंस ऑफ माइस्थेनिक क्राइसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इसके साइंस है उसको क्लोजली जो है ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये माइस्थेनिक क्राइसिस के साइन है, सो डैट हम उसका जो इंटरवेंशन है वो प्लान कर सकें एज प्रिस्क्राइब्ड। सो इसमें हो सकता है इंक्रीज एंटी कॉलिनिस्ट्रेस मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। सो एंटी कॉलिनिस्ट्रेस मेडिकेशन जो है, जो एंटी माइस्थेनिक मेडिकेशन होता है, जो माइस्थेनिया के लिए दिया जाता है, वो उसका जो डोज है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। सो उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो डोज है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है इसको ट्रीट करने के लिए, माइस्थेनिया क्राइसिस को। नेक्स्ट है कॉलिनर्जिक क्राइसिस। सो कॉलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, ये उसके ऑपोजिट होगा माइस्थेनिक क्राइसिस के। सो इसमें क्या होता है, माइस्थेनिक क्राइसिस में क्या था कि बहुत जो है मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लेस हो गया था डोज, उसके कारण हो सकता है, जिससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो गई। इसमें क्या होगा कॉलिनर्जिक क्राइसिस में कि मेडिकेशन ही बहुत ज़्यादा डोज हो गई थी, क्लाइंट में डोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसके कारण क्या होगा कि जो कॉलिनर्जिक मीन्स की एसिटाइल कॉलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, जिससे कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो गया क्लाइंट को। सो दिस हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर मेडिकेशन विद एंटी कॉलिनिस्ट्रेस। सो सेम जो मेडिकेशन है वही अगर हम बहुत ज़्यादा डोज हो जाएगी क्लाइंट में तो उसको कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगी, अगर वही डोज कम हो जाएगी जितनी उसको नीडेड है तो उसको माइस्थेनिक क्राइसिस होगी। तो इसमें क्या होता है ट्रीटमेंट में, तो इसमें जो हमने जो मेडिकेशन है उसके डोज पे हमने क्लोजली जो है मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि ये दो चीज़ें जो है ये होने के बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, तो ये हमारी प्रायोरिटी हो सकती है क्लाइंट की मेडिकेशन। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरवेंशंस। सो नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या हो सकती हैं, एज अ नर्स आपका क्या रोल होगा माइस्थेनिया ग्रेविस क्लाइंट को डील करने में। सो फर्स्ट इज़ मॉनिटर रेस्पिरेटरी फंक्शन, ability to cough and encouraging deep breath properly। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेशन जो है प्रायोरिटी है माइस्थेनिया ग्रेविस क्लाइंट में। सो इसीलिए हमने रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है इसमें प्रॉपर्ली हमने मॉनिटर करना है, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ब्रीदिंग या ब्रेथ साउंड्स हो गए, उसको ऑब्जर्व करना है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं मॉनिटर करनी है। अबिलिटी टू कफ एंड एनकरेजिंग डीप ब्रेथ प्रॉपरली। सो इसमें एनकरेजिंग अबिलिटी देखनी है क्लाइंट की कि कफ की कितनी अबिलिटी, अगर अबिलिटी लेस है सो इट मीन्स वहाँ पे हाई चांस हो सकता है रेस्ट एस्पिरेशन का, क्योंकि मसल वीकनेस है, तो वो हमने चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, ये प्रायोरिटी है। एनकरेजिंग डीप ब्रेथ प्रॉपरली। सो डीप ब्रेथ क्लाइंट को बोलना है कि डीप ब्रीदिंग ले, मतलब कि जितना ले सकता है, जिससे क्या होगी कि मसल स्ट्रेंथ और इम्प्रूव होगी और जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स नहीं होंगे, सो वो ओपन रहेंगे, सो रेस्पिरेशन जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट इज लुक फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। सो एनी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर मीन्स कि कोई भी ऐसा साइन जो आपको ये इंडिकेट करे कि रेस्पिरेटरी फेलियर के साइन है, तो उसको हमने प्रायोरिटी देनी है, इमीडिएटली उस पर हमने एक्ट करना है। जैसे कि रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी, रेस्पिरेशन में क्लाइंट को डिफ़िकल्ट हो रहा है, या रेस्टलेसनेस हो रहा है या बहुत ज़्यादा हाई लेवल है रेस्पिरेशन रेट का, तो ये सारी चीज़ें इसमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज़ कीप सक्शनिंग एंड एमरजेंसी इक्विपमेंट एट बेड साइड विद इन रीच। सो जो सक्शनिंग है
या एमरजेंसी इक्विपमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए एट अ बेड साइड ऑफ द क्लाइंट, सो डैट क्या होता है कि सक्शनिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कफ है या स्वेलो एबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम होने से वो क्या हो सकता है कि एस्पिरेशन हो सकता है। सो सक्शनिंग इक्विपमेंट अवेलेबल होगा तो एट अ टाइम हम सक्शनिंग करके एयरवे जो है वो क्लियर कर देंगे। सो रेस्पिरेशन को हमने इसमें एयरवे को प्रियोरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी इक्विपमेंट। एमरजेंसी कोई भी अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है, सडन रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, तो उसमें हमें एमरजेंसी इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे कि वेंटिलेटर। सो ये सारी चीज़ें जो पहले से ही अवेलेबल होनी चाहिए एज अ क्लाइंट के बेड साइड पे, स्पेशली फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस जो क्लाइंट है, क्योंकि उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है मोनिटर वाइटल साइंस। सो वाइटल साइंस इसमें मोनिटर करना है, इसमें स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी रेट को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट इज मोनिटर स्पीच स्वेलोइंग एबिलिटी टू अवॉइड एनी चांस ऑफ एस्पिरेशन। अगेन यहाँ पे एस्पिरेशन जो है प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो स्वेलोइंग एबिलिटी है वो चेक करना है कि स्वेलो कितना कर सकता है, और उसकी स्पीच जो लेवल है, स्पीच से ये पता लगा है कि उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है, कितना ज़्यादा वो उसकी स्पीच की पिच कितनी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ फीडिंग वाइल सिटिंग अप। सो ये भी हमने ध्यान में रखना है कि जो क्लाइंट है उसको हमने फीडिंग करवानी है वाइल सिटिंग पोजीशन। सो मेक श्योर कि वो हाई फॉलोअर्स पोजीशन पे हो, क्योंकि अगर वो लाई डाउन है तो मस्कुलर वीकनेस भी है, और लाई डाउन में पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है एस्पिरेशन का, क्योंकि फूड जो है लंग्स में जा सकता है। नेक्स्ट इज असेस मसल स्टेटस एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंजर्व स्ट्रेंथ। सो इसमें हमने मसल स्ट्रेस जो स्टेटस है वो असेस करना है कि कितनी मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें सब देखना है हमने। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंजर्व स्ट्रेंथ। सो हमने क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको कंजर्व करे। हमने जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़े थोड़े टाइम बाद रेस्ट और एक्टिविटी को ऐसे लेकर हमने स्केड्यूलिंग करनी है क्लाइंट की। नेक्स्ट के पॉइंट्स हैं हमारे प्लान शॉर्ट एक्टिविटीज़ टू कंजर्व। सो यहाँ पे अगेन शॉर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो प्लान करनी है, ज़्यादा लॉन्ग एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे जो क्लाइंट है बहुत ज़्यादा टायर हो जाए। सो ये चीज़ें हमने देखना है, सो एनर्जी उसकी कंजर्व करके रखनी है। नेक्स्ट इज़ मोनिटर फॉर माइस्थेनिक एंड कॉलिनर्जी क्राइसिस। सो ये क्या होता है कि इसमें हमने माइस्थेनिक या कॉलिनर्जी क्राइसिस को भी मोनिटर करना होता है, कि माइस्थेनिक क्राइसिस जिसमें बहुत ज़्यादा ही मसल वीकनेस हो गई, या कॉलिनर्जी क्राइसिस जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है। सो ये चीज़ें हमने इसमें देखनी है। तो इसको मैंने इसको और डिटेल में आगे मैं समझाने वाली हूँ कि ये क्या होता है। सो इसको भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटी कॉलिनेस्ट्रेस मेड्स एज प्रिस्क्राइब। सो जैसे कि हमने देखा था कि कॉलिनेस्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे क्या होता है एसिटाइल कॉलिन का जो ब्रेक डाउन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मसल वीकनेस हो जाती है। तो इसीलिए हमने इसमें एंटी कॉलिनेस्ट्रेस जो मेड्स है एज प्रिस्क्राइब्ड जो है वो हमने क्लाइंट को एडमिनिस्टर करनी होती है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड स्ट्रेस सेप्सिस फटीग एंड ओवर द काउंटर ड्रग्स। सो किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, किसी तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें हमने स्ट्रेस सेप्सिस फटीग और ओवर द काउंटर ड्रग्स जो है मेनली अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं उस कंडीशन को और ज़्यादा वर्स करने में। सो इन सारी चीज़ों का भी हमने ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है साइंस। जो कॉलिनर्जी क्राइसिस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है एब्डोमिनल क्रैम्प्स। सो एब्डोमिनल पेन जो है क्लाइंट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड विजन। सो विजन प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पेलर हो सकता है क्लाइंट, लाइक पेलर स्किन, या उसका जो है इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज पैपिलरी मायोसिस। सो पैपिलरी मायोसिस क्या होता है, जो प्यूपिल होता है उसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी, मीन्स की कंस्ट्रिक्टेड जो प्यूपिलरी है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज फेशियल मसल ट्विचिंग। सो मसल ट्विचिंग भी होगी क्लाइंट में, क्योंकि इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होती है बॉडी में, सो ये उसका इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हाइपोटेंशन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन है, जो फ्लूइड है वो लॉस हो रहा है बॉडी से, सो हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। कॉलिनर्जिक है, कॉलिनर्जिक यूजली क्या करता है कि जो एसिटाइल कॉलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो रेस्ट और डाइजेस्ट है।
सो इसमें क्या होता है कि यूजुअली बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होती हैं बॉडी में, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। इसीलिए कॉलिनर्जिक क्राइसिस में हाइपोटेंशन जो है क्लाइंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। सो सेम, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने से नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रेशन। तो यहाँ पे ब्रोंकियल सिक्रेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। टीयरिंग एंड पर्स्पिरेशन। तो ये सारे जो सिक्रेशंस हैं वो सारा इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिक्रेशन होने से तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्लाइंट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग एंड ब्रेडिकार्डिया। सो ब्रोंकोस्पाज्म, जो ब्रोंकल है उसकी स्पाज्म हो सकती है। वीजिंग साउंड्स जो है, वीजिंग साउंड्स जो हो सकती हैं मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड अक्यूमुलेट होने के कारण भी हो सकता है, या वीजिंग साउंड जो होता है कि ट्रैपिंग ऑफ एयर, तो उसकी वजह से हो सकता है। या ब्रेडिकार्डिया, बहुत ज़्यादा लो जो हार्ट बीट है वो लेस हो जाएगी, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या करता है, वो ऑपोजिट काम करता है एपिनेफ्राइन के, क्योंकि ये क्या करता है कि हार्ट रेट को कम कर देता है, इसलिए इसमें ब्रेडिकार्डिया होगा क्लाइंट को। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। सो इंटरवेंशन क्या हो सकती है, फर्स्ट ऑफ विद होल्ड एंटी कॉलिनेस्ट्रेस मेडिकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसका कारण क्या है, ओवर मेडिकेशन, मीन्स कि बहुत ज़्यादा हमने ओवर कॉलिनेस्ट्रेस जो है हाई डोज क्लाइंट को हो गया है। अब क्या करना है कि विद होल्ड कर देना है, इसको स्टॉप कर देना है, उस मेडिकेशन को रोक देना है थोड़े टाइम तक, या हम डोज भी कम कर सकते हैं एज पर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट। सो ये जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एंटीडोट जो है क्या होता है, ऑपोजिट होता है किसी मेडिकेशन का। सो एट्रोपिन सल्फेट क्या है, ये है यहाँ पे एंटी कॉलिनर्जिक मेडिकेशन। सो क्या करता है, कॉलिनर्जिक क्राइसिस है इसलिए हम एंटी कॉलिनर्जिक मेडिकेशन जो हम देंगे यहाँ पे। सो इफ़ प्रिस्क्राइब्ड, सो ये क्या करेगा कि जो भी सिक्रेशंस हैं वो उनको कम कर देगा, ये ड्राई कर देगा बॉडी को। सो ये उसका ऑपोजिट होगा, तो इसमें हार्ट बीट हाई हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो ये जो साइंस होंगे एट्रोपिन सल्फेट देने के। नेक्स्ट है मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली, इंटुबेशन में भी नेसेसरी। सो हमने इसमें वाइटल साइंस देखना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है, क्योंकि हमने एट्रोपिन सल्फेट दिया है जो ऑपोजिट है एसिटाइल कोलिन के, तो क्या होगा यहाँ पे अगेन रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि मे बी एट्रोपिन सल्फेट देने से अगेन जो है क्लाइंट को मसल वीकनेस होने लगे। सो ये हमने स्टेटस उसका ऑब्जर्व करना है, और इंटुबेशन हो सकता है कि ज़रूरी हो, सो इंटुबेशन जो इक्विपमेंट है वो हमने रेडी रखना है। नेक्स्ट इज़ फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी इज़ नीडेड। सो यहाँ पे अगेन रेस्पिरेटरी पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी अपर मोस्ट प्रायोरिटी है। सो हमने रेस्पिरेटरी को हमेशा इसमें मॉनिटर करना होता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। सो नेक्स्ट है एड्रोफोनियम और टेंसिलर टेस्ट। ये क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है, और ये ऐसा टेस्ट है जिसको किया जाता है, यूजुअली ये किया जा सकता है कि माइस्थीनिया क्राइसिस जो है, माइस्थीनिया क्राइसिस या कॉलिनर्जिक क्राइसिस को डिफ्रेंशिएट करने में, मीन्स कि उसको डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन सी क्राइसिस है, तो उसके लिए भी ये एंडोफोनियम जो टेस्ट है वो किया जाता है। सो यहाँ पे नोट है कि ऑलवेज हैव एट्रोपिन सल्फेट अवेलेबल व्हेन परफॉर्मिंग दी एड्रोफोनियम टेस्ट। सो यहाँ पे एक नोट है कि एट्रोपिन जो सल्फेट जो एंटीडोट था हमने कॉलिनर्जिक क्राइसिस में जो मेंशन किया था, ये जो है ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए जब भी हम एड्रोफोनियम जो टेस्ट है न्यूरोलॉजिस्ट जो परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे। ये यहाँ पे नोट हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय द न्यूरोलॉजिस्ट एंड मे ऑल्सो बी डन to diagnose myasthenia gravis and to differentiate between myasthenia crisis and cholinergic crisis. So इसको डायग्नोज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इस टेस्ट को, या डिफ्रेंशिएट करने में माइस्थीनिया क्राइसिस में या कॉलिनर्जिक क्राइसिस में। नेक्स्ट है दिस टेस्ट कैन प्लेस द क्लाइंट एट रिस्क फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड कार्डियक अरेस्ट। सो ये जो टेस्ट है क्लाइंट को हाई रिस्क पे डाल सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के,
मीन्स की वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है, डिसरिदमिया की बहुत ज़्यादा वो होती है, तो कार्डियक अरेस्ट के जिसमें चांसेस होते हैं, वीफिब जिसे बोलते हैं। सो इसीलिए हमने क्या करना है, एमरजेंसी इक्विपमेंट लाइक डिफिब्रिलेटर, सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए एट अ टाइम। सो इसमें हाई रिस्क होता है ये चीज़ें होने में। सो नेक्स्ट है टेस्ट प्रोसीजर। सो टेस्ट प्रोसीजर यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट है एड्रोफोनियम इंजेक्शन इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द क्लाइंट। सो इसमें जो एड्रोफोनियम इंजेक्शन है वो एडमिनिस्टर किया जाता है एज बाय द न्यूरोलॉजिस्ट पॉजिटिव फॉर माइस्थेनिक ग्रेविस। अगर जो जो पेशेंट है वो पॉजिटिव होगा माइस्थेनिक ग्रेविस मीन्स कि जिसे माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, तो वो क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट विल शो इम्प्रूवमेंट इन मसल स्ट्रेंथ आफ्टर द एड्रोफोनियम एडमिनिस्ट्रेड। सो क्या है इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस जो क्लाइंट होगा जिसमें ये पॉजिटिव होगा, सो उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, मीन्स कि मसल वीकनेस जो थी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर इम्प्रूव हो गई तो वो माइस्थेनिक ग्रेविस जो है क्लाइंट है, मीन्स कि उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है वो डिसऑर्डर। अगर नहीं होगा तो उसका ऑपोजिट होगा। सो नेक्स्ट है क्लाइंट शोज नो इम्प्रूवमेंट और गेट वर्सन रेफर्स टू नेगेटिव फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। सो अगेन यहाँ पे बताया गया है कि अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो नेगेटिव है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर इम्प्रूवमेंट है तो वो माइस्थेनिया ग्रेविस को लेकर पॉजिटिव है, मीन्स कि उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस क्लाइंट को है। सो पहले तो हमने डिस्कस कर दिया डायग्नोज करने के लिए जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट क्राइसिस, मीन्स कि जो दो क्राइसिस होती हैं कॉलिनर्जी क्राइसिस एंड माइस्थेनिक क्राइसिस, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो ये टेस्ट किया जाता है उसमें ये कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट इज़ माइस्थेनिक क्राइसिस। अगर क्लाइंट को माइस्थेनिक क्राइसिस है तो कौन सी चीज़ें जो है इस टेस्ट में देखने को मिलेंगी। एड्रोफोनियम इज़ गिवन, एड्रोफोनियम जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है। इफ़ स्ट्रेंथ इम्प्रूव्स द क्लाइंट नीड्स मोर मेडिकेशंस। सो पहले जैसे हमने डिस्कस किया, अगर स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है तो इसका मतलब जो क्लाइंट है उसको माइस्थेनिया ग्रेविस है। सो सेम यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे कि एड्रोफोनियम हम दे रहे हैं, मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी, इट मीन्स उसको क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो इट मीन्स उसको मोर मेडिकेशंस की ज़रूरत है, मीन्स कि उसको माइस्थेनिक क्राइसिस है तो हमें उसको और ज़्यादा मेडिकेशंस देने की ज़रूरत है एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन। कॉलिनर्जी क्राइसिस क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि एड्रोफोनियम इज़ गिवन, अगेन इसमें भी एड्रोफोनियम इंजेक्शन देते हैं। इफ़ वीकनेस इज़ मोर सीवियर, अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, द क्लाइंट इज़ ओवर मेडिकेटेड, तो इसका मतलब क्या है कि क्लाइंट जो है जो एंटीकोलिनिस्ट्रेस जो मेडिकेशन है वो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है क्लाइंट को, और इस जिसके कारण एसिटाइलकोलिन जो लेवल है वो बढ़ चुका है। सो प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एट्रोपिन, इसीलिए हमने एट्रोपिन सल्फेट जो मैंने पहले बताया था वो होना चाहिए जब भी हम एड्रोफोनियम जो टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर क्या होगा कि अगर हमें एट्रोपिन सल्फेट हमारे पास होना चाहिए, अगर नहीं होगा एट अ टाइम अवेलेबल, तो अगर हम एड्रोफोनियम जो इंजेक्शन है न्यूरोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर कर रहा है उस टाइम क्या होगा, सीवियर कंडीशन हो सकती है, मोर सीवियर हो सकता है। सो फॉर उसको डील करने के लिए हमें एट्रोपिन सल्फेट अवेलेबल होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है पेशेंट को लेकर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पता लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।